ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सवाल करने में कुछ अच्छा, हमने क्या सेल चैप्टर किए? नहीं किए। ठीक है, चैप्टर सेल की तरफ जा रहा हूँ और पूरा चैप्टर जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी हो जाएगा। चैप्टर सेल, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बात कर रहा हूँ आपसे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लिपिड बाइलेयर, लिपिड की एक लेयर देनी, लिपिड की एक लेयर देनी। दिस इज द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, दो लेयर लिपिड्स की मौजूद है। इसमें ये वाला और ये वाला जो एंड है ये कहलाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है, तो वन इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, अदर इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये प्रोटीन आपके पास कैरियर प्रोटीन कहलाता है, और ये प्रोटीन जो है चैन प्रोटीन कहलाता है। ये दोनों के दोनों इंट्रिंसिक प्रोटीन है जो कि आर पार मौजूद है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सी होती है? जो सिर्फ आर पार मौजूद नहीं है वैसे मौजूद। दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सेल का साइटोप्लाज्म इधर है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। फर्दर आ जाइए सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तरफ। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में आपको मिलेगी पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आपके पास वन इज सिंपल डिफ्यूजन, द अदर इज facilitated diffusion। ठीक है, तो वन इज सिंपल डिफ्यूजन, अदर इज facilitated diffusion। ओके, सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन में आपके पास ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बाहर ज्यादा मौजूद हैं। अगर वो इस रास्ते से क्रॉस करके अंदर आ जाएं, हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन इस रास्ते से अंदर जा रही है, तो ये क्या करा रही है? करा रही है सिंपल डिफ्यूजन। सबसे पहली बात, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहाँ होती है? अकर्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई से लो कंसंट्रेशन मिल रहा है। सिंपल डिफ्यूजन कौन सी होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट विदाउट हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन। ठीक है, बगैर किसी कैरियर और चैनल प्रोटीन के अगर वो
तो वो सिंपल डिफ्यूजन क्या कहलाती है? सिंपल डिफ्यूजन, ऐसी पैसिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ ज्यादा है, ये हाई से लो की तरफ चला जाएगा सोडियम आयन, तो हम इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का नाम देंगे। फैसिलिटेटेड का मतलब ये कि हेल्पिंग। कौन हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपके पास कैरियर या चैनल प्रोटीन जो है वो आपके पास मदद दे रहे हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ कैरियर और चैनल प्रोटीन, with the help of carrier और चैनल प्रोटीन, ये क्या कराएगी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब मुझे आपसे सवाल है कि आप ये बताएं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहाँ कहाँ होगी, एग्जांपल बताएं। हम्म कौन से स्टेप्स में? ठीक है, डिपोलराइजेशन में कौन से सोडियम आयन अंदर जा रहे हैं, रिपोलराइजेशन में पोटेशियम आयन बाहर आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या हो रहा है आपके पास? इस दौरान फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है, इस दौरान फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है। ओके, इसके बाद आइए पैसिव ट्रांसपोर्ट के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस टेक्स प्लेस फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, कि इसमें कैरियर या चैनल प्रोटीन हेल्प करते हैं, कैरियर और चैनल प्रोटीन, और यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है एटीपी की शक्ल। तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल जरा कोट करें, कहां कहां आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ी हुई हो? बोले। सोडियम पोटेशियम पंप जो थे वो हैचिंग के जरिए सोडियम और पोटेशियम वापस अपनी पोजीशंस पे लेकर आते हैं। आप नर्वस इंपल्स ट्रांसमिशन की बात कर रही हैं, ठीक है, तो सोडियम पोटेशियम काउंटर ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, तो कहाँ होती है? जब आपके पास रिस्टोरेशन ऑफ आयंस पोजीशंस, ठीक है, इस दौरान आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए और बताएं इसके अलावा। ये गार्ड सेल्स हैं, पोटाशियम आयन जो है इनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, पोटाशियम आयन सेल के अंदर चला जाता है, और ये फिर वैक्यूल बड़ा हो जाता है, वैक्यूल बड़ा हो जाता है तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये पोटाशियम आयन जो है इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है, और बताइए और कहाँ हो रही है? नेफ्रॉन में किस जगह पर होगी? नो, नेवर। ये देखिए, ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में होम्योस्टैसिस आपको पढ़ा दिया, उसके बावजूद भी गलती करेंगे। ये पीसीबी है जहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम ग्लूकोज वो ट्रांसपोर्ट होती है, दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। असेंडिंग जब आपको बताया हुआ है वहां पे सोडियम टू क्लोराइड पोटाशियम को ट्रांसपोर्ट होती है, और दीज आर एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। इसके अलावा और कहाँ होती है? फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान, ठीक है, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग के दौरान, ठीक है, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग के दौरान जो ट्रांसपोर्ट होती है वो आपके पास होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दैट वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, इसके बाद आइए तीसरा फंक्शन है आपके पास एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस, इसको नोट करें कितना पड़ता है?
आपका जो वीक टेस्ट का वर्ड हो गया। वीक टेस्ट में सिर्फ आप 500 में दिएगा, ऑनलाइन डाउनलोड में दिएगा। भी दिया है। वो कैसे दिए? उसमें ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? इसके बाद आइए एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एग्जाम्पल करना है। आई वांट टू लर्न वन तस्वीर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जरा। एक्सोसाइटोसिस तीसरा फंक्शन है। It is the method of expulsion of cell contents in bulk. Expulsion of cell contents in bulk from inside to outside the cell. लेकिन गॉल्गी बॉडीज जो हैं उनसे छोटे छोटे पैकेट्स निकल के आते हैं बाहर कोने में आते हैं और अपने कंटेंट्स बाहर फेंकते हैं। ठीक है, इससे पैकेट्स निकल के बाहर आते हैं, दीवार तक आते हैं और अपने कंटेंट्स बाहर फेंकते हैं। इसको नाम देते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। ड्यूरिंग स्लाइवेशन, जब स्लाइवा हमारे मुंह में आता है रोजाना 1.5 लीटर स्लाइवा रिलीज होता है, तो उस दौरान एक्सोसाइटोसिस होती है। आंसू जब निकलते हैं टीयरिंग, तो उस दौरान होती है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका जो रिलीज है वो किसके जरिए होता है, वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए होता है। ठीक है, इसके बाद आइए एंडोसाइटोसिस।
एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि ये सेल है, ये बाहर कुछ पार्टिकल्स आए, मेम्ब्रेन अंदर इन्वेस्टिगेट हो जाती है, ये अंदर आ गया, फिर ये मेम्ब्रेन पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, फिर मेम्ब्रेन पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ये वेसिकल बिल्कुल अंदर रहता है, ठीक है, ये पैकेट पूरा अंदर रहता है। So this is known as what? This is known as endocytosis. इसकी दो टाइप्स आपको मिलेंगी, तो वन इज फेगोसाइटोसिस and the other is pinocytosis. Phagocytosis is uptake of large particles. और pinocytosis is uptake of small particles or lipid droplets. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स या लिपिड ड्रॉपलेट्स का जो अपटेक है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पिनोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस की एग्जांपल में आपको मिलेगा engulfing of bacteria by white blood cells. व्हाइट ब्लड सेल्स के जरिए engulfing जो है वो कहलाती है आपके पास फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस से हमारे लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है इंटेस्टाइन में, तो उस दौरान खासतौर पे सेल सरफेस पे क्या होता है? पिनोसाइटोसिस, ठीक है, सेल सरफेस पे खास तौर पे पिनोसाइटोसिस। चलिए, तो ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस मैंने आपको बता दिए, इसके फौरन बाद आपको बताने जा रहा हूँ न्यूक्लियस के बारे में। मैं इतना पूरा पोर्शन बता रहा हूँ। ओके, लिसन टू मी, न्यूक्लियस के बारे में बात करूँ। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। फंक्शन बताएंगे, क्या फंक्शन? फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए और राइबोसोम्स, ठीक है। आरएनए या राइबोसोम्स की फॉर्मेशन जो है इसमें रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर मौजूद होता है क्रोमैटिन नेटवर्क। जब सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन के दौरान क्या होता है? क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या है? क्रोमोसोम की डेफिनेशन है कॉइल क्रोमैटिन, लिपटा हुआ क्रोमैटिन। लेकिन क्रोमोसोम जो है वो एक स्वेटर की तरह, ठीक है, क्रोमोसोम एक स्वेटर की तरह। अगर आप उस क्रोमोसोम को खोलेंगे तो एक धागा बन जाएगा, ये रहे। इस धागे को क्या कहते हैं? क्रोमोनीमा, ठीक है। स्वेटर को खोलेंगे तो सिर्फ धागा बनेगा। इस धागे में क्या मौजूद है? डीएनए मौजूद है, और ये जो दाने मौजूद हैं, बड़े या छोटे दाने, ये दाने कहलाते हैं क्रोमोमियर्स, ठीक है। अगर एक क्रोमोमियर के बारे में बात करूं तो क्रोमोमियर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके डीएनए दो बार लिपटा हुआ, ठीक है। तो न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं? बोलिए, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम? यहाँ छोटे दाने होते हैं या बड़े दाने होते हैं? जो बड़ा दाना होता है वो 8 छोटे दानों से मिलकर बनता है, चार, 1 2 3 4,
ये न्यूक्लियोसोम क्या था? न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन्स वर्ल्ड ट्वाइस विथ डीएनए। 8 हिस्टोन्स का कॉम्प्लेक्स जिसके लिए डीएनए जो है वो 2 बार लिपटा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोसोम, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आइए फर्दर। क्रोमोसोम की टाइप्स की तरफ। अच्छा, क्रोमोसोम की लेबलिंग, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? और क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं? किसको क्या कहते हैं? ये क्या है? क्रोमैटिड है। मैंने पूछा इससे भी, ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, सेंट्रोमियर। और ये क्या है? काइनेटोकोर। दिस इज काइनेटोकोर। और क्रोमैटिड्स किसको कहते हैं? अगर क्रोमोसोम आप इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दें, तो ऊपर से लेके नीचे तक एक क्रोमैटिड, ऊपर से लेके नीचे तक ये दूसरा क्रोमैटिड। तो आपको ये इसके अंदर जो है वो 2 क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इट हैज 2 क्रोमैटिड्स। ओके, फर्दर आ जाइए। इसके बाद इसके अंदर 2 क्रोमैटिड्स मौजूद हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहा हूं। क्रोमोसोम्स की टाइप कौन सी है? ये आपके पास टीलोसेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, सेंट्रोमियर बीच में है, ये कहलाता है मेटासेंट्रिक। और अगर सेंटर के थोड़ा करीब है तो वो कहलाता है सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स मौजूद हैं। ये पी पार्ट कहलाता है, ये क्यू पार्ट कहलाता है। P1, P2, P3, P4, P5, P6, 250 वगैरह शॉर्ट आर्म में जीन्स मौजूद होते हैं। लॉन्ग आर्म में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 तकरीबन 750 के करीब जीन्स मौजूद हैं। और एक सेल के अंदर कम से कम 30,000 से 35,000 जीन्स मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है। A cell has approximately 30,000 to 35,000 genes। ये जो मैंने P1, P2, P3 करके बताया, ये लोकस कहलाता है। ठीक है, जीन्स का लोकस कहलाता है। कनेक्ट करें, नोट कर सकते।
नहीं, मतलब मैं किसी चीज को बल्क में बाहर या अंदर लेकर आ रहा हूँ बड़े अमाउंट, तो एक्सोरेंट, तो पैकेट्स की शक्ल में जो अगर एक्सोसाइटोसिस हो रही है, पूरा पैकेट जो है बल्कि बॉडी से निकल के सेल मेम्ब्रेन पे आता है, वहां से सेल मेम्ब्रेन डिसॉल्व होती है, और जितना कंटेंट होता है वो एक बड़े अमाउंट में बाहर है। हमारे मुंह में जो स्लाइवा आ रहा है वो 1.5 लीटर के रोजाना रिलीज होता है, तो जो स्लाइवा का अमाउंट है वो एक बल्क में आ रहा होता है, इस वजह से एक्सोसाइटोसिस है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे वैक्यूल जो है, ये पूरा वैक्यूल जो भरा हुआ दीवार तक आएगा, यहाँ से मेम्ब्रेन डिसॉल्व होगी, सारे कंटेंट बाहर आते हैं। और ये जो पैकेट होता है ना, ये लिपिड बाइलेयर का पैकेट होता है, ये लिप सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा बन जाता है। तीनों साइटोसिस के लिए सवाल पूछा जा चुका है, इसको सेल बेल्टिंग प्रोसेस, दिस इज आल्सो नोन एज सेल बेल्टिंग प्रोसेस, तीनों साइटोसिस। हाँ, नहीं, नहीं है मेरे पास।
सबसे ज्यादा सही चैप्टर आप लोगों को पढ़ना होगा इसलिए तो मैंने न्यूक्लियस का फंक्शन पूछ के आप लोगों को अंदाजा करना चाहे आपके मोबाइल ऐप में है मोबाइल बता सकता हूँ। अच्छा वैसे न्यूक्लियस का अपना फंक्शन क्या है न्यूक्लियस क्या करता है brain of the cell controls vital activities of a cell ठीक है ये सेल की वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है ठीक है न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड brain of the cell and this actually controls the vital activities of the cell ठीक है ये सेल की जो वाइटल एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल वाइटल एक्टिविटीज कौन सी हैं ग्रोथ है डेवलपमेंट है डिवीजन है प्रोटीन सिंथेसिस सबको कंट्रोल अच्छा एक बात बताएं ध्यान रखिए ये फंगस का हाइफा है इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई आपको नजर आ रहे हैं इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं सीनोसाइटिक हमारे जो मसल्स हैं उनके सेल्स में कई सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं उसको कहते हैं सिंसीटियम ठीक है सिंसीटियम चलिए पूरा मिटा सकता हूँ इसके बाद आइए मुझे आप लोगों की तरफ से 6 फंक्शन चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 6 फंक्शंस हैं ये देखिए फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुझे इंडिविजुअली एक एक से अलग अलग फंक्शन चाहिए देखिए अगर आपके पास 6 फंक्शन कौन से आपको कितने आते हैं मैं आपके रजिस्टर में देखूंगा अगर वो ऐसी कस्टमर बैठे जी हाँ ये तो पुराना एसी है तो शायद इसका रिमोट नहीं होगा ये हल्का हल्का नहीं उसका मैं थोड़ी देर बंद कर दूंगी देखिए फंक्शन
हम्म। चलिए बताइए कि आप पांच लोग हैं, चले पांच फंक्शन बता रहे हैं, आप बताइए फंक्शन क्या करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, आप बताइए। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, किस चीज की ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन्स की बाय राइबोसोम्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अंदर से बाहर आते हैं, तो वो उसके जरिए आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट में हेल्प होगी, ठीक है। तीसरा, ये ट्रांसपोर्ट कर नहीं अपना फंक्शन अलग है। नहीं, आप बताओ चलो। डिटॉक्सिफिकेशन। गुड, डिटॉक्सिफिकेशन। एक पैनाडोल टेबलेट बेटा आपने खाई, उसका असर 6 से 8 घंटे बाद खत्म हो जाता है। इसकी वजह ये है कि आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद पैनाडोल में जो केमिकल होता है एसिटामिनोफेन। वो एसिटामिनोफेन लिवर से बाहर पर गुजरता है, जब वो लिवर से बाहर पर गुजरता है उसका असर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दिस एक्चुअली हेल्प्स द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। चौथा फंक्शन, चौथा फंक्शन है स्केलेटल फ्रेमवर्क। सेल का जो स्केलेटन होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। साइटोस्केलेटन अलग है, ये भी आपके पास पूरे सेल का स्केलेटन बनाता है। और बताएं और क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम की स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम की स्टोरेज में हेल्प करता है। मजीद आइए और क्या करता है। लिपिड सिंथेसिस करता है, किसी ने अभी तक ये बात बोली नहीं है। हमारी स्किन के ऊपर जो है, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सेल्स क्या करते हैं, विटामिन डी की फॉर्मेशन करते हैं। तो वो जो विटामिन डी की सिंथेसिस या विटामिन डी की फॉर्मेशन करते हैं, तो विटामिन डी की सिंथेसिस या विटामिन डी की फॉर्मेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। तो लिपिड सिंथेसिस के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो करेगी, ठीक है। चलिए, ये हो गया फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं आपको, प्रोटीन सिंथेसिस आप एक होते हैं, राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होता है वो भी, क्या दोनों में क्या फर्क है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती हैं, वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके और उसके प्रोटीन सिंथेसिस में क्या फर्क है। ये देखें, ये राइबोसोम है, ये एक एक अमाइनो एसिड को जोड़ता है किसकी मदद से, मैसेंजर आरएनए की मदद से, और प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। अब ये एक धागा बेटा तैयार हो जाएगा, ये धागे जो तैयार होते हैं ये बेकार हैं जब तक कि इनको जोड़ के सिंगल प्रोटीन में कन्वर्ट ना किया जाए, ठीक है। सिंगल प्रोटीन में कन्वर्ट कैसे होते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हीमोग्लोबिन के 4 धागे हैं, तो उन चारों धागों को आपस में जोड़कर, ठीक है, उन चारों धागों को आपस में जोड़ के एक सिंगल प्रोटीन बनाना किसकी जिम्मेदारी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जिम्मेदारी, ठीक है। चलेंगे, ओके। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात होगी, उसके बाद आइए गोल्गी बॉडीज के बारे में आपसे बात करूंगा।
बेटा आपके पास बातें करने का बहुत टाइम है भैया। मुझे इस वक्त देखें, आप होते हैं, आप इंडिविजुअली जो वहां पे परफॉर्म करें ना, आप उस पर डिस्कस भी नहीं कर सकते हो। मैं आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, और आपको अपने लिए वरीड होना चाहिए कि बेसिक चीज से आपको नहीं आती तो आप मुझे बताएं कि ये तो चीज आनी चाहिए। गॉल्गी बॉडीज के फंक्शन मुझे बताएं क्या है। गॉल्गी बॉडी ऐसे मौजूद होती हैं, 4 से 10 ट्यूब्स का गुच्छा होता है, ठीक है, 4 to 10 ट्यूब्स जिसका एक गुच्छा होता है। इसमें ये वाला एंड कहलाता है सिस फेस, और ये वाला एंड कहलाता है ट्रांसफेस। ठीक है, एक सिस फेस कहलाता है, ट्रांसफेस कहलाता है। इसकी प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स का सवाल पूछा जा चुका है, क्या कहलाता है? प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स कहलाती हैं सिस्टर्नियम। क्रिस्टी जो है उसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। 4 फंक्शंस चाहिए होंगे गॉल्गी बॉडीज। जी देखिए अपने पास 4 फंक्शन लिखे गॉल्गी बॉडीज। व्हाट आर 4 डिफरेंट फंक्शंस ऑफ गॉल्गी बॉडी? हम शाबाश। सेल सिक्रीशंस, ठीक है, concerned with cell secretions। दूसरा फंक्शन, आप दोनों पीछे मुतवा नेक्स्ट टू यू, फंक्शन बताइए बॉडी बॉडीज को। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। तीसरा फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, peroxisomes एंड glyoxysomes। और क्या करता है सर? सॉरी, बॉडी बॉडीज का और क्या करते हैं? modification of substances released by endoplasmic reticulum। सब्सटेंसेस को मॉडिफाई करता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें निकलती हैं, उनको ये मॉडिफाई करता है। चौथा फंक्शन, चौथा फंक्शन तो बहुत अहम है, ये आपने नहीं बताया ना, आपकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा हो जाएगा। सेल डिवीजन, तो हिंट देता हूँ, सेल डिवीजन से ताल्लुक। बेटा डिस्कशन के लिए मैंने मना किया, मैं किसको तुम्हें कहा कुछ बताओ, उसको तो मैंने वहां भेज दिया। मैं डिस्कशन के लिए मना किया। सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन किसे कहते हैं? प्लांट सेल के अंदर ये दो न्यूक्लियस बनते हैं, बीच में एक दीवार बनती है, दीवार को कहते हैं हम सेल प्लेट। ठीक है, दोनों न्यूक्लियर के दरमियान दीवार बनती है, तो दीवार बनती है, उसको कहते हैं सेल प्लेट।
This actually helps in cell plate formation. Cell plate formation मतलब चलें और इसके अलावा पांचवा फंक्शन भी है कि रिपेयरिंग करता है। ये सेल का डॉक्टर होता है। ये अगर आपके लेवल पे कोई भी पूछेगा कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह अगर उसकी दीवार डैमेज हो गई और डैमेज वॉल को रिपेयर किसका होता है आपको तो सेल तो इतना पूछा जा सकता लॉजिक बॉडी क्योंकि जो सेल के अंदर रिटेन रह जाती है सेल से बाहर आ जाए। ठीक है तो दोनों तरीके से आपके पास एक काम उसका जो है ऐसा तो सेल सिक्रीशन चलो इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल लाइसोसोम के बारे में मुझे बताएं जरा लाइसोसोम का क्या फंक्शन लाइसोसोम पैगोसाइटोसिस पैगोसोम कह सकती हैं आप। ठीक है इस सेल के अंदर कोई पहले से पैकेट मौजूद है उसको इंगल्फ कर लेना है लाइसोसोम पैगोसोम कहलाता है। ठीक है लेकिन लाइसोसोम का असर हाइड्रोडाइटिक एंजाइम उसके अंदर मौजूद है। इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है दिस इज एक्चुअली सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सुसाइड सेल है कि ऑटो डाइजेशन में। अच्छा अब यहाँ पे बेटा आपको नेक्रोसिस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। खतरा है कहीं आपसे जो है वो नेक्रोसिस के बारे में ना इधर देखें जरा इसका फंक्शन जो है ये क्या करता है डाइजेशन ऑफ सब्सटेंसेस टेकन इनटू द सेल। ठीक है उसको सुसाइड सेल भी कहते हैं। अभी मैं नेक्रोसिस समझाऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिए किसी को हार्ट अटैक होता है आपको पता है कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होने की वजह से होता है ये सेल है इसको ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो गई। जब ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो गई जब ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद हो गई तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से क्या होगा ऑक्सीजन गैस ना मिलने की वजह से ये जो इसका लाइसोसोम है ना ये अंदर एसिडिटी बढ़ जाती पीएच एसिडिक हो जाती है पीएच कम हो जाती है इसकी मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है। मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है तो पूरा सेल तहस नहस हो जाता है और एंजाइम लिवर के पड़ोस के सेल्स को भी डैमेज करता है इसको कहते हैं नेक्रोसिस। So this is mainly concerned with what? This is mainly concerned with cell necrosis. ठीक है ये सेल की जो नेक्रोसिस है ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। तीन बीमारियों के नाम चाहिए बोलेंगे लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर्स कराते हैं तीन बीमारियों के नाम आप बताइए वेटर में है कि बस तीन बीमारियां नहीं कौन कौन सी नाम बोलिए Tay-Sachs disease, Gaucher's disease और तीसरी बीमारी है ग्रेव्स डिजीज। ठीक है Tay-Sachs, Gaucher's और ग्रेव्स डिजीज। ठीक है Tay-Sachs, Gaucher's और ग्रेव्स डिजीज। Tay-Sachs में कौन से एंजाइम नहीं होती Tay-Sachs में कौन से एंजाइम नहीं होते
टेस्ट एच में ग्लूको टेस्ट एच में हेक्सोजामाइनेडेज नहीं होता। अगर ये एंजाइम जो लिख रहा हूँ ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ऑप्शनल है। गॉशर्ट्स में ग्लूकोसेलुलोसाइडेज नहीं होता, और क्रैबीज के अंदर गैलेक्टोसाइडेज नहीं होता। आपके लेवल पे चले कोई भी नहीं पूछेगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं होता, अल्कैप्टन यूरिया में अल्कैप्टन होमोजेनेटिसिड ऑक्सीडेज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जो 40 के करीब एंजाइम है जो आप समझ 40 बीमारियां हो सकती हैं उन एंजाइम्स के नॉलेज की वजह से। ठीक है, अच्छा इसमें लिवर और स्प्लीन इन्लार्जमेंट किसमें होती है? गॉशर डिजीज। गॉशर डिजीज की खास बात है लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट आपको मिले। ठीक है, इसमें लिवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट। कर ले, नोट कर लीजिए। और सेल का चैप्टर पढ़ के आएगी कल की क्लास में इंशाल्लाह। सेल के बाद